नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। ईरान में माइन स्वीपर शिप बारूदी सुरंगों का सफाया करने के लिए अमेरिका की ओर से अब रवाना हो चुके हैं। अमेरिका के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी कर वो हॉर्मुज पर अपना अधिकार जमा लेगा। वहीं अमेरिका के नाकेबंदी के ऐलान के बाद से वैश्विक तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। ऐसे में मिडिल ईस्ट जंग से ऊर्जा संकट किस हद तक बढ़ सकता है, यह बड़ा सवाल बन चुका है। इसके साथ अमेरिका नाटो से ईरान के खिलाफ कार्रवाई को पूरा समर्थन नहीं मिलने को लेकर धमकी दे रहा है और इस गठबंधन से बाहर जाने की बात भी कर रहा है। अमेरिका ने किस खास रणनीति के तहत में यह किया और इससे उसे क्या कुछ बड़ा फायदा मिल सकता है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते और समझाते। अमेरिका आज से हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी कर रहा है। नाकेबंदी के ऐलान के बाद वैश्विक तेल कीमतों में तेज उछाल आया है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $104 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड $102 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। ऐसे में खाड़ी के तेल पर निर्भर देशों में ऊर्जा संकट अब विकराल रूप ले लेगा क्या? अमेरिका हॉर्मुज को लेकर पहले ही कह चुका है। जो देश खाड़ी के तेल पर निर्भर हैं, उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के कब्जे से छुड़ाने के लिए खुद मेहनत करनी चाहिए। दुनिया के वे देश जो हॉर्मुज रास्ते से तेल लेते हैं, उन्हें इस मार्ग की सुरक्षा खुद करनी चाहिए और इसे संभाल कर रखना चाहिए। अमेरिका नाटो से ईरान के खिलाफ कार्रवाई को पूरा समर्थन नहीं मिलने को लेकर धमकी दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध में अमेरिका का समर्थन नहीं करने को लेकर नाटो की आलोचना की। व्हाइट हाउस में नाटो के महासचिव मार्क रूट के साथ निजी बैठक के बाद ट्रंप ने बाकायदा ट्रुथ पर पोस्ट कर लिखा, जब हमें नाटो की जरूरत थी तब वे मौजूद नहीं थे और अगर हमें फिर से उनकी जरूरत पड़ी तो वे मौजूद नहीं होंगे। ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल न होने के नाटो सहयोगियों के फैसले को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही धब्बा करार दे चुके हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट में युद्ध के बाद शुरू हुई इस आपसी खींचतान को नाटो अब और टाल नहीं सकता। लेकिन नाटो के पूर्व डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जिम टाउनसेंड ने कहा है, नाटो में पहले की तरह कामकाज नहीं होगा, ना तो इस अमेरिकी प्रशासन के दौरान और ना ही अगले प्रशासन के दौरान। हम अलग होने के इतने करीब हैं जितने पहले कभी नहीं रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, जो कि एक सैन्य गठबंधन है, उसका अगला कदम क्या होगा? क्या ये ट्रांस अटलांटिक गठबंधन यानी कि नाटो टिक पाएगा? अपनी मनमर्जी से अमेरिका को इस गठबंधन से बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन ने कहा है कि नाटो से बाहर निकलने का मुद्दा अभी भी विचाराधीन है। ऐसे में मिडिल ईस्ट जंग से उपजे ऊर्जा संकट की जो तस्वीरें सभी ने देखी, क्या हालात उससे भी बदतर हो जाएंगे? तेल गैस संकट के समाधान के लिए क्या कोई उपाय नहीं है? ये वो सवाल है जो यक्ष प्रश्न बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब चर्चा की शुरुआत करें और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ हम आपसे करवाते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोढ़ी जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह तेजावत सर, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सुशील वकील जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो एक एक करके हम सभी मेहमानों का रुख करें। सबसे पहले जे सोढ़ी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और सोढ़ी सर, क्योंकि इस वक्त हम जो स्थिति देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, ये भी कहा गया था कि जैसे सीज फायर लागू होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा, लेकिन एक ऐसी भी खबर सामने आई कि ईरान की ओर से कुछ माइंस बिछाई गई थी समुद्र के भीतर। लेकिन अब ईरान ये कह रहा है कि हम यही भूल गए हैं कि वो माइंस कहां बिछी हुई हैं। ऐसे में क्या इतना इजी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा से पूरी तरीके से अनपैक्ट कर देना, पूरी तरीके से अनलॉक करना? जय हिंद सुरभि जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जो कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नेवल ब्लॉकेड का ऐलान किया, जो कि आज शाम भारत समय के अनुसार 7:30 बजे से लागू होगा, ये कोई पहली बार किसी देश नेवल ब्लॉकेड नहीं कर रहा है। पहले विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने एक सफल तरीके से नेवल ब्लॉकेड किया था जर्मनी का। लेकिन उससे दो चीजें उभर के आई कि नेवल ब्लॉकेड करना आसान है, लेकिन उसके जो परिणाम होते हैं वो तभी निकलते हैं। पहला, या तो जिस देश पे आप करें उसके आसपास के सारे देश उसके खिलाफ हों, जैसे पहले विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ सारे यूरोपियन देश थे। और दूसरा, नेवल ब्लॉकेड को सफल होने के लिए फाइनली बूट्स ऑन ग्राउंड
करने पड़ते हैं, सेना को वहां उतारना पड़ता है। जैसे पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में हुआ। पहला विश्व युद्ध सुरभि जी 4 साल चला, दूसरा विश्व युद्ध 6 साल चला, और ये सारे पहले और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने पहले दिन से ही नेवल ब्लॉकेट किया जर्मनी का। तब भी उसे 4 और 6 साल लगे जर्मनी को हराने में, और वो तभी संभव हुआ जब उन्होंने सैनिक जर्मनी भेजे। क्या अमेरिका इस बारी सैनिक ईरान में भेज सकता है? कतई नहीं। सैनिक पढ़ाई के अनुसार तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सेना को ईरान में भेज ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे उनका कत्लेआम होगा, जिस तरह से समय और भूगोल है ईरान के पास। और एक और मिनट मैं लेना चाहूंगा, अगर ये नेवल ब्लॉकेड लंबा चलता है तो इसकी क्या गारंटी है कि जो वहां से पानी के जहाज गुजर रहे हैं दूसरे देशों के, वो ईरान को ब्लैक मनी के जरिए, इलीगल वे के जरिए पैसा नहीं देंगे पानी के जहाज निकालने के लिए? आफ्टर ऑल फिलीपींस की 94% एनर्जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आती है। साउथ कोरिया और जापान की 70% एनर्जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आती है। ये तो देश काले धन में भी ईरान को पैसा देंगे अपने पानी के जहाज निकालने के लिए, और इसके बारे में तो अमेरिका को पता चल ही नहीं सकता कि किस इलीगल तरीके से, किस बिटकॉइन के तरीके से ये सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो ये जो नेवल ब्लॉकेड है, ये बिल्कुल विफल होना है, क्योंकि इस समय ईरान बहुत मजबूत स्थिति पे आके खड़ा हुआ है इस 40 दिन के युद्ध के बाद। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास सर। अब विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। अरविंद सर, एक बड़ा सवाल ये भी बनता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के, जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि अगर ये नहीं खुला तो फिर ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट होगी, और वो होती हुई दिखाई भी दी। इसके बाद भी ट्रंप ने कई सारे कदम उठाए। ट्रंप ने यहां तक ये भी कहा कि ठीक है, अगर बातचीत के जरिए कोई सॉल्यूशन निकलता है तो बातचीत को तैयार है। जेडी वैंस ये कहते हैं कि हम जब इस्लामाबाद टॉक्स के लिए इस्लामाबाद में पहुंचे तो जो बेस्ट ऑफर हो सकता था वो बेस्ट ऑफर दिया गया। पाकिस्तान की ओर से अच्छी होस्टिंग करते हुए कोशिश जरूर की गई कि उस आइस को मेल्ट डाउन कराया जाए, लेकिन सर ये दोनों तरफ से होनी चाहिए। आप एक तरफ से अगर बिल्कुल अडिग रह जाएंगे, उस ईगो को अपने सेटिस्फाई करने की कोशिश में रह जाएंगे कि हम जिस जिद पर अड़े हैं वही हमारी सारी जिद पूरी होनी चाहिए, वो अगर मांगे पूरी होती है तो ही हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलेंगे। सर ऐसा कैसे मुमकिन है? कुछ बातें ईरान को माननी होंगी, कुछ बातें अमेरिका को माननी होंगी, लेकिन अगर ये नहीं होता तो इसके अलावा क्या कोई और ऑप्शन दिखाई देता है? डेफिनेटली सुरभि जी, आपने कहा है कि कुछ बातें ईरान को माननी होगी और कुछ अमेरिका को माननी होगी। यहाँ यूनाइटेड स्टेट या अमेरिका तो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है जी। जो सारी ही शर्तें हैं वो ईरान पे थोपी जा रही है, और उसमें पाकिस्तान का मीडिएशन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो अरेबिक सोर्सेज हैं वो सारा का सारा कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ठीक से काम नहीं किया, और ईरान ने तो आरोप भी लगाया जो हम आमतौर पे चर्चा में नहीं सुन रहे हैं या कि खबरों में नहीं आ रहा है। ईरान को शिकायतें हैं पाकिस्तान की तरफ से, और जाहिर है कि पाकिस्तान को अमेरिका से काम निकालना है, चाहे वो जो IMF से लोन लेना हो, चाहे वर्ल्ड बैंक से गारंटी चाहिए, चाहे वो कुछ भी चाहिए, तो यूनाइटेड स्टेट उसके काम का है। ईरान इतना काम का नहीं है, केवल एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर वो है, और वो एनर्जी कहीं और से भी वो खरीद सकता है, खासकर सऊदी अरेबिया, या तमाम अल्टरनेटिव्स हैं पाकिस्तान के पास। अब बात ये है कि ये बातचीत है वो किसके अड़ियल रवैये से अटकी हुई है। अमेरिका ये कह रहा है कि आपके जो परमाणु संवर्धन कार्यक्रम है वो सब कुछ बंद कर दीजिए, और आप हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोल दीजिए बिना किसी शर्त के, और तमाम जो उसने कहा है कि वह एक भी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि जो पूरा का पूरा जो ईरानी पक्ष है वह उनकी बात को मान पाएगा। सुरभि जी। जी ठीक है, वहीं अब वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ सुशील वकील जी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। सर, इस वक्त अगर एक जर्नलिज्म के नजरिए से अगर इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए, सर क्या दिखाई देता है? ग्लोबल इकोनॉमी किस तरीके से इंपैक्ट हो रही है? ट्रंप का जो हमने सनक देखा है, और ऐसे में बार बार उनके स्टेटमेंट्स में बदलाव देखा। पहले वो सीज फायर की बात उन्होंने की, 22 अप्रैल को अब ये सीज फायर खत्म होने वाला है सर, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं मिला है इस वॉर का। ये सीज फायर टेम्पररी था जो 22 तारीख को खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या? इसके बाद क्या कोई और डिप्लोमेसी बनेगी, या फिर इसके अलावा इस बार फुल स्केल वॉर होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए सुरभि जी, ये पहले भी पता था कि ये जो वार्ता हो रही है ये विफल हो जाएगी, क्योंकि जो शर्तें दोनों साइड से है ये सब को पता था वो शर्तें पूरी नहीं हो सकती।
अब जो इस बात पे अमेरिका आ रहा हुआ है कि नहीं जी, आप ये जो अपना ये पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो, हमें गारंटी दे दो कि आप नहीं बनाओगे आगे। हम्म। फिर यहाँ जैसे इन्होंने कहा कि ईरान है कि हमारी जो प्रॉपर्टीज ओवरसीज है डिफरेंट कंट्रीज में, उसको फ्रीज कर दो। अमेरिका ने उस शर्त को भी माना, यूएस ने उस शर्त, ट्रम्प साहब ने उस शर्त को भी माना। उसके बाद उन्होंने कहा ये हमें ये एक 100 मिलियन कुछ दे दो, या डॉलर्स जो, या जितना हमें नुकसान हो गया उसको भरपूर कर लो। यूएस ने नहीं माना। जो सबसे लास्ट जो फिर आई, जिस पे सारी बातचीत अटकी, वो हो गया हार्मुज को। जब ये वार्ता शुरू होने से पहले जो मीडिएटर जैसे पाकिस्तान, जिन्होंने मीडिएशन की थी, उसमें यह कहा गया था कि ये जो हार्मुज है, ईरान ने माना था मैं इसको वार्ता के दौरान ये कर दूंगा, फ्री कर दूंगा, लोगों का या जहाज़ों का आना जाना हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये हार्मुज या अपना ईरान भी उस शर्त पे पूरा नहीं खरा उतर आया, क्योंकि उसके बाद भी जब सीजफायर की बातें भी चल रही थी तो उन्होंने उस पर अपना कंट्रोल फिर जमाया, जहाज़ों का आना जाना नहीं दे दिया। इसका मतलब कि ईरान भी पूरी तरह सिंसियर नहीं है बातचीत में। अब यहाँ से ट्रम्प साहब बड़े जो ये प्रेशर वगैरह डाल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ईरान किसी भी साइड से झुक जाए थोड़ा बहुत। लेकिन ईरान को भी अपनी जगह कुछ ये चीज़ है कि वो बातचीत करने से पहले उन्होंने ये बात ये कही, क्योंकि हमें पता है ईरान ईमानदार नहीं है, इनके साथ बात करने को हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसमें जिस हिसाब से आगे लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा, हालांकि ईरान ने वहाँ से फीलर्स डाल दिया, उनके आज भी कुछ ट्वीट आ गए कि हम 10 तारीख अप्रैल को फिर से बातचीत करेंगे। लेकिन 10 तारीख तो या अप्रैल, उन्हें कुछ कहा कि अप्रैल के कोई डेट में हम फिर बातचीत करने को तैयार है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। जिस हिसाब से ट्रम्प साहब भी पूरी तरह बल से जोर दे रहे हैं कि पहले आप वो खोल दो या हार्मुज, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन इससे बातचीत के दौरान भी यूएस के दोस्त यानी फाइटर ब्रिगेड्स हार्मुज तक पहुंच गए। जो यहाँ तक कि अमेरिका ने उनको, यूएस ने उनको ये भी बोला, जैसे आप बहाना बना रहे हो कि इसमें जो माइनस बिछी हुई है, हमारे यहाँ आगे एंटी माइनर्स आ जाएंगे, वो इसको क्लियर कर लेंगे। लेकिन ईरान उस पर भी सहमत नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली अगर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की जो मीडिएशन थी वो टोटली फेल हो गई। उन्होंने सबसे पहले जो अहम मुद्दा था वो लेबनान पे फायरिंग है या बॉम्बिंग वगैरह, वो कंटिन्यू है। लेबनान की जो इस बातचीत में कोई बात नहीं हुई है पहले, जिसकी वजह से आज भी लेबनान में ज़बरदस्त बॉम्बिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है इजराइल की तरफ से। लेकिन अल्टीमेटली अगर नहीं ये हुआ तो अमेरिका को और कोई, यूएस को और कोई चारा नहीं है वहाँ पर अपनी फौजें बढ़ाना, जो कि वो कर भी रहा। जो है इस टाइम जो यूएस है अपनी गल्फ कंट्रीज में अपनी और स्ट्रेंथ करना, उनको 2-4 दिन का ये मौका मिला, दोबारा से उन्होंने वो स्ट्रेंथ किया। क्योंकि ऐसा चीज़ हम भी नहीं सोच सकते हैं। आप देख लीजिए, जैसे कोई सोडी साहब कह रहे हैं कि ब्रिटेन ने जर्मनी का ये किया था शिपिंग ब्लॉकेड, नेवल ब्लॉकेड। आप देखिए वो अलग चीज़ था। लेकिन यहाँ की पोजीशन आप देख लीजिए, यहाँ पर जो ब्लॉकेड है, ये सारे वर्ल्ड की जो एनर्जी लाइफलाइन है वो ख़त्म हो रही है। अगर इस लाइन को आगे भी जैसे ईरान कर रहा है, अगर टोटली बंद कर देगी, देख लीजिए कितने देश इसके परेशान हो जाएंगे। यहाँ तक कि अभी बहुत सारे देशों का ब्रांच आया हुआ है। हम भी इंडिया इससे जो जुड़ रहा है। अब देखिए, पहले गैस की बुकिंग होती थी 12 दिन 15 दिन के बाद, फिर पहुंचाई 25 दिन के बाद। अभी भी अनसर्टेन है। ये कोई देश आसानी से इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब से ट्रम्प साहब ने कहा था कि नाटो हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन जो हालात बदल रहे हैं, नाटो को भी सामना आना पड़ेगा। और जो भी बाकी कंट्रीज है जो एनर्जी पे डिपेंडेंट है, उनको भी इसमें अपना ये चीज सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है सर, लॉटरी में आपके पास अब डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल जोइस सोडी जी। सर, मैं आपका दोबारा से रुक कर रही हूँ जे सोडी सर। सर, एक सवाल ये भी कि जिस तरीके से ये जंग अभी भी जारी है, पूरी तरह हम इसे खत्म नहीं कह सकते, परमानेंट सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इस बीच हमने ये देखा कि कैसे ईरान ने स्टैंड अपने एलाइज के लिए लिया। इजराइल बार बार बॉम्बिंग कर रहा था हिजबुल्लाह पर लेबनान में, और ऐसे में हमने ये भी तस्वीर देखी कि कैसे इजराइल अभी भी ये कह रहा है कि एलाइज की तो बात ही नहीं हुई थी, सीज फायर तो ईरान अमेरिका के बीच में हुआ है, और अगर हम ईरान पर भी खुल करके अटैक नहीं कर रहे, सर कल को तो फिर यही स्टैंड ईरान का भी देखने को मिल सकता है।
ईरान कह देगा हम इजराइल पर नहीं अटैक कर रहे, उनके अलाइज पर अटैक कर दे रहे हैं। तो सर ये जंग कहां जाके रुकेगी? दूसरी तरफ इजराइल ने इस बीच में अपना चीफ ऑफ आर्मी भी चेंज करने की बात कह दी है, क्योंकि उनका कार्यकाल जो पुराने थे उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। गॉफमैन को नियुक्त किया गया है। इसमें अब दो धड़ों में बटा हुआ इजराइल की सेना को भी हम देख रहे हैं। मोसाद की टीम का ये कहना है कि जो नियुक्ति हो रही है वो सही नहीं है, वो अपने पावर्स का दुरुपयोग बहुत पहले भी कर चुके हैं। तो ऐसे में सर क्या किसी ऐसे व्यक्ति को पावर सौंपना ऐसी सिचुएशन में सर क्या ये वाकई एक आउट ऑफ कंट्रोल या आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के वॉर सिचुएशन हम देखेंगे? सुरभि जी, 25 मार्च को अमेरिका के विख्यात अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी कि अमेरिका के जो 13 सैनिक अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में, उसको ईरान ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तो 40,000 सैनिक इन 13 सैनिक अड्डों में तैनात थे। वो या किराए के घर से या वर्क फ्रॉम होटल या होटलों से वो वर्क फ्रॉम होम करने लगे। जब ये खबर अमेरिका में छपी तो अमेरिका में हाहाकार शुरू हुआ और 28 मार्च से करोड़ों अमेरिकी नागरिक सड़क पे आ गए राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स रैली के तहत। ये सारी दुनिया जानती है। 2 दिन बाद 27 मार्च को इजरायली सेना के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के, उन्होंने इजरायली मंत्रिमंडल को बयान दिया कि अगर इजराइल का युद्ध ईरान के साथ लंबा चलता है तो इजरायली सेना टूटने के कागार पे, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। और एक खबर छपी इजराइल के विख्यात अखबारों में जैसे टाइम्स ऑफ इजराइल और जेरूसलम पोस्ट में। अब इन दोनों खबर को अगर हम देखें तो एक बात साफ है कि इस 40 दिन के युद्ध में ईरान ने अमेरिका और इजराइल की सेना को तहस नहस कर दिया था। तो ये जो युद्ध विराम का तोड़ना है, ना अमेरिका ना इजराइल में हिम्मत है ना ताकत है। ये जो नेवल ब्लॉकेड हो रहा है ये सिर्फ एक फोर्स ऑफ शो ऑफ स्ट्रेंथ हो रहा है। इसमें अमेरिका आगे नहीं जा सकता। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत हो रही थी ईरान और अमेरिका के बीच, उसी वक्त अमेरिका ने 2 डिस्ट्रॉयर्स यूएसएस फ्रैंक पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकालने की कोशिश की और इन जंगी जहाजों ने गलत मैसेज ट्रांसमिट किया आईआरजीसी को कि ये ओमान के जहाज हैं। लेकिन आईआरजीसी के सैनिक बिल्कुल सतर्क थे। उन्होंने उनको बोल दिया कि तुम अमेरिकी युद्धपोत हो, तो तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन यूएसएस फ्रैंक पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी है। उन्होंने 30 मिनट दिए अमेरिकी दोनों जहाजों को वापस जाने के लिए और अमेरिकी युद्धपोत दोनों फौरन पीछे लौट गए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिकी नौसैनिक अध्यक्ष भी जानते हैं अगर एक युद्धपोत डूब गया तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वैसे लेने के देने पड़े, उनके लिए तो मुसीबत और खड़ी हो जाएगी। जहां तक ये युद्ध विराम की बात है, कल ही राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया कि हमारी ईरान के साथ सारे मुद्दों पे सहमति हो गई थी, सिर्फ एक मुद्दे को छोड़ के, वो था परमाणु हथियार ईरान नहीं रखेगा। ईरान उस पे माना नहीं और मैं ईरान के बिल्कुल पक्ष में हूं। अच्छा किया ईरान नहीं माना। आप देखिए आज उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं, अमेरिका की हिम्मत है उत्तर कोरिया पे हमला करने की। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, इजराइल की हिम्मत है पाकिस्तान पे करने की हमला। तो ईरान ने अपनी हिफाजत के लिए ठीक किया। एक प्रसिद्ध कहावत है, जब आपको कोई एक बार धोखा देता है तो वो चेतावनी होती है, जब आपको कोई 2 बार धोखा देता है तो सबक होता है। 19 जनवरी 1981 में एल्जियर्स अकॉर्ड हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच, जिसमें ये लिख के अमेरिका ने ईरान को दिया था कि कभी भी अमेरिका ईरान पे सैनिक हमला नहीं करेगा। लेकिन पिछले साल और इस साल अमेरिका ने सैनिक हमला किया। तो ईरान कैसे अमेरिका पे भरोसा कर सकता है? आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल में खबर छपी है जिस तरह से उन्होंने ट्रंप को आड़े हाथ लिया है। और 4 अप्रैल को फॉक्स न्यूज में एक प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स आई और अमेरिका के 250 साल के इतिहास में सबसे कम है किसी राष्ट्रपति के लिए, वो -5% है। तो इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ भी इजराइल में बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं और ये दोनों देशों ने अक्टूबर नवंबर में चुनाव में जाना है। तो ना ट्रंप में ना नेतन्याहू में हिम्मत और ताकत है इस युद्ध विराम को तोड़ने की। तभी ईरान पूरी मजबूती स्थिति से बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि जो होगा मेरे शर्तों के मुताबिक होगा या आपस में बातचीत के बाद हो। ठीक है, अब ऐसे में अरविंद सर दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। और सर ये एक सिचुएशन, क्योंकि नाकेबंदी की जो सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, उठ रहे हैं, इसको लेकर के सर ट्रंप तो ये कह चुके हैं कि नाकेबंदी होगी, और अगर सर ये ईरानी पोर्ट्स पर
अमेरिकी सेना नाकेबंदी करने की कोशिश करती है तो इतनी आसानी से इसे टैकल कर लेगा क्या ईरान? या ईरान पहले से तैयार बैठा है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो हमें क्या कदम उठाने हैं? हालांकि इसमें एक और चीज थी सर, ईरान की ओर से एक स्टेटमेंट और जारी किया गया था इस्लामाबाद टॉक्स के बाद, और ये कहा गया था कि देखिए ये जायज है कि पहले सत्र में आप कुछ भी मुमकिन नहीं देख सकते हैं, एक सत्र के दौरान ही पूरी तरह परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए ये जरूरी नहीं है। क्या ये इस ओर भी इशारा है कि शायद आगे भी अभी डिप्लोमेसी काम करे या पाकिस्तान बैक चैनल से डिप्लोमेसी करने की कोशिश करे, ऐसी कोई संभावनाएं दिखाई देती है? अरविंद सर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए सुरभि जी, इसमें हमें कुछ पाकिस्तान मेरी सुरभि जी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी सर जी। ओके, देखिए अब इसमें एक चीज को हम देखें कि जो यूनाइटेड स्टेट है, मान लो कि अगर वह मौजूदा हालत में ही चला जाता और पाकिस्तान को वहां मीडिएशन के लिए नहीं आता, तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया भर में यूनाइटेड स्टेट के बारे में इंप्रेशन यह जाता कि यूनाइटेड स्टेट ने मैदान छोड़ के वह भाग गया है। तो दरअसल यूनाइटेड स्टेट को अमेरिका को एक बहुत ही डिग्निफाइड किस्म का ऑनरेबल एग्जिट चाहिए था, तो वो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके वो वहां से उसने एग्जिट ले ली। अब ये है कि इस लड़ाई को लंबे समय तक यूनाइटेड स्टेट चलाने के पक्ष दावा कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट जीत गया है। जी। अगर मिडल ईस्ट में सारे के सारे नौसैनिक अड्डों को ईरान के निशाने पर लाकर उनमें क्षति पहुंचवाकर और उसके बाद में पूरा का पूरा हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करवा के यूनाइटेड स्टेट। ठीक है अरविंद सर, माफी के साथ मुझे आपको यहाँ रोकना पड़ा है सर, कुछ टेक्निकल ग्लिच है सर, उसे दुरुस्त करके मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस बीच मैं सुशील वकील जी का रुख कर रही हूँ। सुशील सर, एक सवाल ये भी बनता है कि ट्रंप ने ये कहा था, चाहे उन्होंने मजाक के अंदाज में कह दिया हो, लेकिन अब उनकी उस बयान को लेकर के चर्चाएं तेज हो रही है और ये कहा गया था इस्लामाबाद टॉक्स के पहले कि अगर देखिए ये वार्ता सफल हुई तो इसका क्रेडिट मुझे जाता है, क्योंकि सीज फायर की बात हमने की, हमने कहा कि ठीक है पीस टॉक होनी चाहिए, टेबल टॉक के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अगर ये वार्ता विफल होती है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मैं जेडी वेंस को सौंप रहा हूं, वो वहां जाकर के बातचीत करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो फिर वो जिम्मेदारी यानी कि जो अगर इस्लामाबाद टॉक फेल हुई तो उसकी जिम्मेदारी तय होगी पूरी तरीके से जेडी वेंस के लिए, और उन्हीं से सवाल जवाब पूछा जाएगा। ऐसे में क्या ये वाकई अब ये टटोला जाना चाहिए कि ट्रंप एक तरीके से एक माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जंग सुलझ गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया, तो उसका क्रेडिट वो ले रहे हैं, वो ये दिखा देंगे कि देखिए मैं तो पीस की बात करता था, मैंने तो इसलिए नोबेल प्राइज की भी हमेशा से डिमांड की, लेकिन क्योंकि मैं नहीं था इस्लामाबाद टॉक्स में, जेडी वेंस को आगे किया गया, जिस वजह से मुमकिन नहीं हो पाया। देखिए सुरभि जी, जो आप कह रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप देख लीजिए, जेडी वेंस साहब जो भी पाकिस्तान में बातचीत करते थे, साथ साथ उसका टेलीफोन जाता था ट्रंप साहब को। जी। कोई ऐसे कंट्री का कोई नेता नहीं होगा जो अपनी जो मेन नेता है कंट्री के, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसको ओवररूल करके वो कोई डिसीजन ले सकता है। ये ऐसी बात नहीं है कि वो खुद कोई डिसीजन लेगा फिर उसको कहेगा ट्रंप साहब कि आपके वजह से वार्ता फेल होगी। जब कंडीशन ही ऐसी कोई रखी हुई है, उसमें तो साहब कुछ कर नहीं सकते हैं कि जो ट्रंप की कंडीशन अमेरिका की यूएस की तरफ से है, वो उन्होंने जेडी वेंस साहब ने नहीं बनाया, बल्कि ट्रंप साहब ने बनाई हुई है। अब उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव भेजा, इन चीज़ों पे बातचीत करनी है, अगर उस पर ईरान ने या माना तो उसमें कौन सी जेडी वेंस की गलती होगी। लेकिन उसके बावजूद जो ट्रंप साहब है, वो हमेशा जो ये विफलता हुई उसमें कभी अपना ये उसमें यानी मानता है कि मेरी वजह से हुआ, वो हमेशा क्लेम करता है कि मेरी वजह से सब जगह मेरे वजह से हो, या पीस हो रहा है या बाकी चीज़ें हो रहा है। वो उनके जो स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल बिलीव करने वाले नहीं होते हैं। कभी कहता है कि अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हो मेरी वजह से मैं उसका हटा सकता हूँ, कभी कहता है इंडिया पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें मेरी वजह से या माजिस्ट्रेट की वजह से रुक गया। वो उसके जो बयान आते हैं वो ऊपर नीचे रोज़ के बयान आते हैं। और वो जो ट्रंप के साथ दावा करते थे या अपना या नोबेल पीस के लिए,
अब उसके 3 दावेदार हो गए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने बातचीत में अपना वो जो हाथ बीच में डाला, वो आप ये क्लेम कर रहे हैं कि अपना शहबाज शरीफ साहब को और इसको मुनीर साहब को, जो उनके ये फील्ड मार्शल, उनको भी नोबेल प्राइज देना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये बातचीत को ऑर्गेनाइज किया। लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान उछल रहा था, जिस हिसाब से वो ट्रंप साहब के आगे पीछे घूमते थे, उनको भी इसमें कामयाबी नहीं मिली। वो भी आज भी परेशान है, जिसकी वजह से उनका जो विदेश मंत्री है बड़ा बौखला गया। वो कि हर एक जगह ट्विटर रहा है कि जो भी हमारे सबसे बड़े जो मुस्लिम उम्मा के, जो इस्लामिक उम्मा के जो ये बड़े दुश्मन है, वो ये इंडिया और इजराइल है। इस वजह से पाकिस्तान को भी अभी थोड़े शर्म होनी चाहिए, उठानी पड़ेगी। जो उन्हें बड़ी कोशिश की, तो उन्हें सोचा था कि सफल हो गए बातचीत, वैसा हुआ नहीं। अब जो हमारे सोडी साहब, मेरे को बड़ा खेद है, सोडी साहब जो भी डिस्कशन में आते हैं वो सिर्फ ईरान का ही गुणगान करते हैं। क्या ये इजराइल ने ईरान पे डैमेज नहीं पहुंचाई? क्या ये अमेरिका, यूएस ने इजराइल पे, ईरान पे डैमेज नहीं पहुंचाई? देख लीजिए, जिस कंट्री के बड़े बड़े जो सीनियर नेता, पहले इस्लामिक हेड जो था उसको मार गिराया, उसके बाद 5-6 मंत्री, फिर जो भी डिफेंस के, आर्मी वगैरह के, नेवल वगैरह के चीफ थे, इंटेलिजेंस के चीफ, सबको मार दिया। ये जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स है उनको, ये इंडस्ट्रियल जो उनका यह साइट्स है उनको हटा दिया, उनके जो पेट्रोलियम साइट्स है उनको हटा दिया। और ये चीज़ कह रहे हैं अभी भी अपना ये सोडी साहब कि नहीं, ईरान ने इनको भी, इजराइल को भी ये नुकसान पहुंचाया, यूएस को भी पहुंचा दिया। और अगर आज पाकिस्तान भी एटॉमिक देश है, वो अगर इजराइल उसको अटैक करेगा, इजराइल उस पर अटैक करने का साहस नहीं करेगा। किस दुनिया में साहब आप रह रहे हैं? पाकिस्तान जैसा न्यूक्लियर देश जो हमें कह रहा था हमने जो न्यूक्लियर खिलौने नहीं रखे, या खेलने के लिए नहीं रखे, और जब सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, चूहे की तरफ छुप गए। आप उन देशों की बात कर रहे हैं, ये बड़े न्यूक्लियर पावर्स है, बाकी चीज़ें आप देख लीजिए, लिख के लीजिए। अगर ये ईरान और यूएस का या अपना युद्ध आगे चला, नजर नहीं आएगा ईरान गया कहाँ। खाली इस टाइम यूएस की जो मजबूरी है वो हार्मुज का नाम, ये चीज़ स्ट्रेट है। एक बार वो अगर नहीं खुला, आप देखिए इसका जो हो गया, इसका आउटकम क्या होगा। आप भी देंगे, मैं भी देखूंगा, और हम भी इसी चैनल पे जो डिबेट करेंगे उसमें देखेंगे। बी नॉट ऑन वन साइडेड ओनली। आप सिर्फ हर डिबेट में यही गुणगान करते हैं, ईरान जीत गया, ईरान ने क्षति पहुंचाई। सर, इस बारे में हम सोडी सर से सर ये हम पूछ भी लेंगे कि ऐसा उनको क्यों लगता है, क्योंकि सर अभी तक तो ना ये जंग कोई जीता है ना कोई हारा है। हालांकि कौन घुटने टेकेगा ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अरविंद सर, एक बार फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ। और सर, एक तस्वीर हमने ईस्टर के टाइम पर भी देखी थी, जब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अपने आप को वो जीसस तक कहलवाने को तैयार थे। एक पोस्ट वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर करते हैं और वो ये कहते हैं, उसमें वो डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जीसस की भूमिका में वही नजर आ रहे हैं, और वो किस तरीके से लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपने आसपास का माहौल बहुत अच्छा उन्होंने दिखाया है, लेकिन ये इस जंग के बीच में इस तरीके का मैसेज पास ऑन करना, और इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि उनकी जो बयानबाजी बार बार बदलती जा रही है, वो अपनी किसी भी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के जो अगर गलतियां हो रही तो उसका ठीकरा वो किसी और के सर पर फोड़ देते हैं। पहले पीट हेगसेथ थे, अब जेडी वेंस है। दूसरी तरफ आप जब ये कह रहे हैं कि हम ईरान के पोर्ट्स पर पाबंदी लगाएंगे, नाकेबंदी कर देंगे, क्या ईरान शांत बैठ जाएगा ऐसे में? बिल्कुल सुरभि जी, इन चीजों को समझने की जरूरत है कि ये जितने भी जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म पे जो सवार होके जो लीडर बनते हैं, उनका क्या हश्र होता है, उनका यही हश्र होता है। आपको पता है कि भारतीय संदर्भों में खासकर इंदिरा जी जब बहुत ताकतवर हो गई थी, जब उन्हें मेजोरिटी बहुत ज्यादा मिल गई थी, तो लोग दुर्गा की मूर्ति के रूप में इंदिरा जी को मतलब वो बताते थे, और इंदिरा इज इंडिया, और इंडिया इज इंदिरा के नारे लगते थे। और वैसा ही हिटलर के यहाँ देखने को मिलता है। जब जब ये फासिज्म मजबूत होता है और जब नियो नेशनलिज्म या खासकर एक्सट्रीम नेशनलिज्म आता है, तो इस तरीके की चीजें होती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जो आपने दूसरा ये कहा कि ये होमो स्टेट को ये ब्लॉक कर देंगे और ये कर देंगे, तो ऑलरेडी जो ईरान की तरफ से वो ब्लॉक हो ही रखा है। अमेरिका केवल ये कर सकता है कि वहां से ब्लॉक करने के बाद में जो
जहाजों की आवाजाही, जो बेसिकली वो ये कह रहा है कि पेट्रोलियम के अलावा भी जो ईरान की जो बेसिक नीड्स है, अगर हम उस पे पहरा लगा लेंगे तो ईरान के लिए सब कुछ आवाजाही खत्म हो जाएगी। उस बात में भी एक तथ्य नजर आता है। और दोनों ही, मैं जहां तक सोचता हूँ, दोनों ही पैनलिस्ट बिल्कुल अपनी अपनी जगह पे सही है। सुशील वकील साहब भी और सोढ़ी साहब भी। मैं केवल एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ इस संदर्भ में। इसका कारण ये है कि अगर अमेरिका पूरे की तरह से जो एक तरीके से जो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्थापित हो रही थी, उसकी अगर उसने अपनी सारी संभावनाएं खत्म कर दी है, पूरी तरीके से जो वेस्ट एशिया में अपने अड्डों को ईरान के निशानों पे ले आया है, हॉर्मुज बंद करवा दी है, और उसके अलावा जो तमाम नुकसानों के बाद में अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कहते हैं कि हम जीत के जा रहे हैं, तो ऐसी जीत मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्टेट को ही मुबारक हो, जिसमें लगभग उन्होंने 340 यूएस बिलियन डॉलर बर्बाद कर दिए हैं। और जो मिड टर्म इलेक्शन है वो हारने वाले हैं, तो जीत तो नहीं है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान ने अपने लगभग 2000 के आसपास नागरिक खोए हैं, अपनी नौसेना और वायुसेना की लगभग कमर तोड़वा दी है, और जो बच्चियों पे जो हुआ था, जिसके वो खून से सने हुए वो बैग लेके पाकिस्तान आए थे, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर हमें ये देखना होगा कि ईरान ने इन सब चीजों के बावजूद जिस तरीके से वह डट के खड़ा रहा और अमेरिकी वर्चस्व वाली विश्व व्यवस्था का विरोध किया है, मुझे लगता है कि इसकी प्रशंसा तो होनी चाहिए। और यही मुझे लगता है कि ईरान की जीत है। सुरभि जी, ठीक है। सर, इस बीच एक और सवाल है, क्योंकि सर मेरे सामने अभी एक वीडियो आया और वो मैं ये देख पा रही हूँ कि सर चाइना की ओर से ये क्लियर किया गया है कि हम या जापान या फिर कोई भी ऐसी कंट्री ये मिलकर के हम चाहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दे तो ये कर पाना बहुत मुश्किल है, और ये पूरी तरीके से ईरान के हाथ में। सर, ये क्या मैसेज देने की कोशिश चीन इस वक्त कर रहा है? क्योंकि अगर ईरान ये कहता है कि हम टोल वसूलेंगे, हमारे अकॉर्डिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चलेगा, तो सर कल को तो फिर ये बाकी के स्टेट्स पर भी लागू हो सकता है। बाकी के स्टेट्स की ओर से भी ये होने लगेगा कि जिस देश के पास में जो स्ट्रेट लगता है हम उस पर क्लेम करेंगे, हर जगह आप टोल देते चलिए। बिल्कुल सुरभि जी, ये बात सच है। क्योंकि अगर हम पुराना इतिहास देखें टोल के मामले में, तो जो बड़े बड़े 7-8 रास्ते हैं उनमें से हम देखेंगे कि आधों पे टोल अभी भी लग रहा है। जैसे कि खासकर हम अक्सर जिक्र करते हैं सुएज कैनाल का। उसके बाद में बौबल मंदेब आ जाता है, जहाँ पे ईरान कह रहा है कि हम हुतीज की मदद से उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। हमारे इंडियन पीएम नेहरू के सपोर्ट करने से जो स्वेज नहर है उसका नेशनलाइजेशन हुआ था, और यह पहले जो ब्रिटेन के कब्जे में थी उसको कर लिया। तो वहां है, पनामा में भी दरअसल टैक्सेस वगैरह लगते हैं, पर उनका तर्क ये है कि भाई हमने यहाँ पैसा खर्च किया है तो हम उसको वसूलेंगे, और वो बहुत उनकी इनकम का अच्छा जरिया है। पर जैसे कुछ जलमार्ग है, जैसे मलक्का है, या जो खासकर पाक जलडमरूपद्य है, या चाहे वो तुर्की के आसपास वाले रोड है, वहां पे ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि वो लोग वहां पे कोई वसूल है। भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई टोल वगैरह लगे। इसका कारण, और भारत, आप इसीलिए आप देखेंगे कि वहां से हमारे जो इंडियन शिप्स आ रहे हैं उनको इंडियन नेवी एस्कॉर्ट कर रही है। तो ये एक तरीके का संदेश है कि भारत को ये पसंद नहीं है कि जो भारत के जहाज है उनको कोई रोके टोके। पर अगर लॉजिकल तरीके से देखें, मैं देखिए भारत के व्यू पॉइंट से ये नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं ईरान के व्यू पॉइंट से कह रहा हूँ। लॉजिकल तरीके से देखें तो जो 12 माइल वाली जो बाउंड्री है उसमें देखा जाए तो ईरान, ओमान और ईरान दोनों मिलकर वो ये दावा कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया है, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है, मतलब 8 माइल भी नहीं है पूरा। तो उस एरिया को अगर वो करते हैं दोनों और वहां पे टोल वसूलते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो उन्हें रोक पाएगा। हमें केवल वह देखना होगा कि ऐसा कौन सा कानून है, और हमें वह जरूर वह कानून ढूंढना चाहिए। हाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय जो रास्ते हैं, जैसा कि वो कहते हैं कि वो एकदम क्लियर रहने चाहिए और साफ रहने चाहिए, तो बात ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से बैठे बिठाए किसी पे आक्रमण भी नहीं करना चाहिए। ईरान को बहुत भयानक नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई वह कैसे करेगा, तो उसने ये कहा कि उसी की भरपाई के लिए हम पूरी दुनिया के देशों पे टैक्स लगा रहे हैं, क्योंकि दुनिया चुप थे। जी ठीक है। अब जे सोधी सर, एक बार दोबारा मैं आपका रुख कर रही हूँ। और सर, इस बीच एक सवाल ये भी कि पहले तो मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक फोटो हमें अपने दर्शकों को दिखानी है, उस पर जरा जूम जरूर कीजिएगा और ये दिखाने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान के इर्द गिर्द,
जहां जहां पर इस वक्त ये बताया जा रहा है कि अमेरिका के कई एयर बेसेस है। आप जो पूरी स्थिति इस वक्त देखेंगे, सिचुएशन यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से फ्लाइट्स की जो रडार सिस्टम है वो मूवमेंट्स भी दिखाई दे रही हैं, और साथ ही यहां पर ये जो स्टार मार्क्ड आप देख रहे हैं, यहां ये दावा किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि अमेरिका ने इन जगहों पर अपने कई फाइटर जेट्स को भी डिप्लॉय कर दिया है। और सर ऐसे में सोधी सर, जब ये सिचुएशन आ खड़ी होती है तो सर ये वाकई टेंशन का माहौल दिखाई देता है। ईरान कितना तैयार इस फुल फ्लेश्ड वॉर के लिए, क्योंकि डोनाल्ड जे ट्रंप की ओर से एक और पोस्ट किया गया सोशल ट्रूथ पर, उसमें वो क्लेम कर रहे हैं फिनिश द लिटिल लेफ्ट ओवर ईरान। सर इसका क्या मतलब निकाला जाए? सुरभि जी, जो भी कोई टीवी शो पे आता है, हर पैनलिस्ट को हक होता है अपने विचार देने का। कोई पैनलिस्ट किसी को बोल नहीं सकता कि तुम ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो। सारे पैनलिस्ट को हक है बोलने का, और जो मैं बोलता हूं, मैं काफी अध्ययन और पढ़ने के बाद बोलता हूं, तभी मैं अपने जो भी वक्तव्य बोलता हूं उसमें मैं बहुत सोर्सेस कोट करता हूं, और मैं तारीख के साथ सोर्स करता हूं, जो कि ये जो पैनलिस्ट वकील जी हैं, इन्होंने आज तक कोई भी टीवी डिबेट में कोई सोर्स नहीं कोट किया। अब सुरभि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें सेना की पढ़ाई में दो चीजें पढ़ाई जाती हैं। पहला होता है पायरिक विक्ट्री। पायरिक विक्ट्री का मतलब होता है वो पक्ष जो जीता युद्ध, हालांकि उसकी क्षति ज्यादा हुई जी। और दूसरी हमें चीज बताई जाती है, हर युद्ध में एक विजेता होता है, एक हारता है। युद्ध में कोई रनर्स अप नहीं होता, युद्ध में कोई सिल्वर मेडलिस्ट नहीं होता, युद्ध में या विजेता होता है या हारने वाला पक्ष होता है। अगर हम सैनिक नजरिए से देखें, अगर हम भूल जाएं कि वो मुस्लिम देश है, वो इस्लामिक देश है, हम भूल जाएं, अगर हम सिर्फ सैनिक पक्ष से देखें, पूरी जीत इस वक्त ईरान की है। और मैं चार बड़े तथ्य दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा, और फिर मैं आपके ये एयरफोर्स वाले पॉइंट पे आऊंगा। बिल्कुल। अगर अमेरिका की जीत होती इस युद्ध में, 40 दिन के युद्ध में, तो अमेरिका का झुकाव वाला आदमी ईरान में, तेहरान में राष्ट्रपति होता और अमेरिका का झंडा लहरा रहा होता, जो नहीं हुआ। दूसरा, अगर अमेरिका की जीत होती तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अमेरिका का नियंत्रण होता, इस वक्त ईरान का नियंत्रण है। तीसरा, अगर अमेरिका की जीत होती तो अमेरिका ने अपने सेना अध्यक्ष जनरल रैंडी जॉर्ज को युद्ध के वक्त 4 अप्रैल को बर्खास्त नहीं किया होता। और चौथा, अगर अमेरिका की जीत होती, अमेरिका कभी युद्ध विराम की बातचीत की पहल नहीं करता। क्या अमेरिका ने वेनेजुएला में पहल की बातचीत की? नहीं, वहां पे वो विजय होकर निकला। किसी भी तथ्य से देखें, ईरान ये युद्ध जीत चुका है। अब मैं आता हूं आपके प्रश्न पे। सुरभि जी, देखिए, ये जो अमेरिका के हवाई जहाज तैयार हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात है, उसे तैयार करने पड़ेंगे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अचानक कह दें युद्ध के लिए। लेकिन कल ही वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर छपी है कि ईरान की 60% हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ड्रोन्स अभी भी इंटैक्ट हैं, अभी भी युद्ध के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने इस 40 दिन के युद्ध में, सुरभि जी, ईरान पे 800 पेट्रियट मिसाइल दागे, और अमेरिका एक साल में सिर्फ 87 पेट्रियट मिसाइल बनाता है। अमेरिकी सेना के जनरलों में यह चिंता बार बार ट्रंप को बताई जा रही थी, जिस तरह से हम इतना बड़ा जखीरा ईरान पे बर्बाद कर रहे हैं, इसका मतलब हम यूक्रेन और ताइवान को बचाने के लिए हमारे पास उतना जखीरा कम है। और ये चीज अगर दर्शक गूगल करेंगे, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। मेरे कहने का मतलब है, जैसे मैंने पहले कहा, अमेरिका कोई भी फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ कर ले, जिस तरह से अमेरिकी अवाम पूरी तरह ट्रंप के खिलाफ है, जिस तरह से इजरायली अवाम नेतन्याहू के खिलाफ है, जिस तरह से अमेरिकी सैनिक शक्ति को मिडिल ईस्ट में बिल्कुल तहस नहस कर दिया है, ना अमेरिका में ना इजराइल में ये युद्ध विराम तोड़ने की क्षमता है। क्योंकि अगर ये तोड़ते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, अगर ये तोड़ते हैं, ईरान पूरी तरह सक्षम है, सार्थक है। ठीक है, लेकिन सर आपने ये जो सवाल उठाए हैं ईरान की जीत और अमेरिका की हार को लेकर के, सर थोड़ी सी सिचुएशन में और क्लियर आपसे समझना चाहूंगी। सर आप कह रहे हैं ईरान जीत चुका है, ये जंग नुकसानों से भले हुआ है लेकिन जीत गया है सर, पर अभी भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ सीज फायर हुआ है, अभी इसका दी एंड हुआ नहीं है सर, क्योंकि अभी भी अमेरिका ये कह रहा है कि जो बचा हुआ ईरान है उसे भी खत्म कर दिया जाए। तो फिर सर क्या गुंजाइश अब बच जाती है ईरान के पास? ईरान अगर ये जंग में कूदता भी है तो सर कितने समय तक वो टिक करके इस जंग को लड़ सकता है? सुरभि जी, अमेरिका ने
51 देशों के साथ अफगानिस्तान में 20 साल युद्ध किया था, वहां से वो हार के निकली। अमेरिका ने कितने सालों तक वियतनाम में युद्ध किया था, वियतनाम से अमेरिका हार के निकली। देखिए, जब युद्ध छेड़ते हैं, सबसे बड़ी चीज दो सैनिकों को बताई जाती है, हमारा टेरेन एप्रिसिएशन होता है, ज्योग्राफी को हमें अंडरस्टैंड करना होता है। इराक में अमेरिका को आराम से सफलता क्यों मिली 1991 में, जब उसने 42 देशों के साथ मल्टी नेशन कोलिशन फोर्स किया? क्योंकि इराक की जो ज्योग्राफी थी वो रेतीली थी, प्लेन डेजर्ट थी। ईरान की अगर हम ज्योग्राफी देखें, 3 तरफ उसके पहाड़ी रेंजेस हैं, मकरान, एल्बर्स और तीसरा है जाग्रोस। चौथी तरफ उसका 2440 किलोमीटर समुद्री तट है, जो कि पथरीला है, बॉम्बे गोवा जैसा रेतीला नहीं है। और सैनिक पढ़ाई में बताया जाता है कि पहाड़ी इलाके में लड़ना सबसे मुश्किल होता है। मेरे को 1 मिनट देना, इससे आपको आपका प्रश्न और दर्शकों को पूरा क्लियर हो जाएगा जी। सैनिक पढ़ाई में सुरभि जी हमें सिखाया जाता है कि जब मैदानी इलाके में हमला होता है तो अटैकर टू डिफेंडर की रेशो 3:1 होनी चाहिए, लेकिन जब पहाड़ी इलाके पे हमला होता है तो अटैकर्स टू डिफेंडर की रेशो 9:1 होनी चाहिए। ईरान की सेना की तादाद 10 लाख है। अगर इजराइल और अमेरिका ने करना है इस पे सैनिक हमला जीत के लिए, इन्हें 90 लाख सैनिक चाहिए। आज की तारीख में अमेरिकी सेना की तादाद है 9.5 लाख, इजरायली सेना की तादाद है 1,70,000। अगर हम मानते कि आज अमेरिकी सरकार और इजरायली सरकार कहती हर जवान का सेना में जाएगा, 90 लाख पूरा कर देते हैं, तो इतना दूर भेजेंगे कैसे? अमेरिका ईरान से 11,500 किलोमीटर की दूरी पे है और इजराइल ईरान से 1,762 किलोमीटर की दूरी पे। तो ग्राउंड इन्वेजन अमेरिका के लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, पूरा ईरान के पक्ष में, जैसे वियतनाम और जैसे अफगानिस्तान में उनके पार्टियों के पूरे फेवर में था। तो मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि ये जो सैनिक चीजें होती हैं, ये बड़ी गंभीर होते हैं। ये सिर्फ जज्बातों से नहीं चलती हैं कि वो इस्लामिक देश है, मुस्लिम देश तो हारेगा ही हारेगा। सैनिक चीजें बहुत अलग नजरिए से देखी जाती हैं। और 1 मिनट और चाहूंगा, तभी 12 जनवरी को जब फाइनल डिस्कशन हो रहा था ईरान युद्ध को लेके, ईरान युद्ध से 16 दिन पहले 12 फरवरी को जनरल डैन केन, जो कि अमेरिकी सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ, उन्होंने ट्रंप को बोला था हमें ईरान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, हमारे लिए घातक होगा। आप बताइए, क्या अमेरिकी सेना अध्यक्ष भी गलत है? क्या अमेरिकी आवाम भी गलत है कि पूरी ट्रंप के खिलाफ है? आज ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने बोला है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नेवल ब्लॉकेड में अमेरिका का साथ नहीं देंगे, अमेरिका के साथ कोई पश्चिमी देश नहीं खड़ा। क्या सारे गलत हैं? देखिए, हमें थोड़ा अध्ययन और पढ़ाई करनी चाहिए और तभी तथ्य हमारे सामने आएंगे। ठीक है, सुशील वकील सर, अब मैं आपका रुख कर रही हूँ। सर, ब्रेंट क्रूड ऑयल हम देख रहे हैं कि इस वक्त सर ऐसी स्थिति में है कि $100 से ऊपर बढ़ चुका है प्रति बैरल में, और इसके अलावा सर $120 तक भी जाने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। WTI के अकॉर्डिंग $110 से $112 प्रति बैरल तक अब तक इस वक्त में ये फ्लक्चुएशंस हम देख रहे हैं। अब एक और जो अहम भूमिका दिखाई दे रही है, हमने ये देखा है सर कि एक पोस्ट जो कि किया गया है MB गालिबफ की ओर से, और उन्होंने कहा है कि अगर आप इन पंप्स को फिगर आउट करेंगे, आप इन ब्लॉकेड्स को फिगर आउट करेंगे, तो आज जो तस्वीर आपको ग्लोबली इंपैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है पेट्रोल को लेकर के, जो कीमतें इस वक्त है ब्रेंट क्रूड ऑयल की, वो दुगनी नहीं बल्कि तिगुनी रफ्तार से बढ़ेगा। सर, ऐसी स्थिति में इस वक्त क्या और ऑप्शन बचता है? क्योंकि अब तक की स्थिति तो सर वर्स्ट हम कह रहे हैं। सर, इसके बाद और क्या? क्योंकि आम जनता इसमें सबसे ज्यादा पिस रही है। देखिए, ये जनता तो पिस रही है और जनता को आगे भी पिसना है। इवन अगर ये इस टाइम वार रुक भी गया, आप देख लीजिए इसका जो इम्पैक्ट है कम से कम 7-8 महीने तक चलता रहेगा। ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वार कल रुक गया, इसकी वजह से क्या हो गया, कल से गैस चालू हो जाएगा, ये अपना ये पेट्रोल वगैरह सारा इजीली आ जाएगा। इसमें 7-8 महीने से भी ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि जितनी बर्बादी होगी है ईरान में भी होगी, चाहे इजराइल में भी। ऑब्वियस है, जब इजराइल उन पर इतने हज़ारों अटैक करेगा या साइटों पे, फिर टाउनशिप पे करेगा, नेचुरली भुगतना तो हर एक को है। लेकिन एक चीज़ है, ये जो स्थिति है बड़ी बुरी है। ये आगे अगर वार ही हो गया, अगर एक्सटेंड हो गया, अगर ये चीज़ पर के दौरान कोई समझौता और भी नहीं हो सकता, अगर वार खुदा न खाना हो गया, आप देख लीजिए सारे दुनिया को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा।
जैसे जो देश आजकल जैसे यूरोपियन हो, जैसे नाटो वगैरह जितने भी कंट्रीज हैं, आज वो अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट सारे वर्ल्ड ओवर पे पड़ना है। जो बाहर से एक्सपोर्ट्स होते हैं या किसी और कंट्री से एक्सपोर्ट्स करते हैं, जो यूएस में हुआ, ईरान वगैरह में, क्या उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? जो आज ये ऑस्ट्रेलिया, कोई ये जर्मनी वगैरह जो आज प्रोडक्ट ले रही है, कोई ये $100 का, वो नेचुरली उनको भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये तो एक्सपेक्ट ही सारा, इसीलिए तो सारा वर्ल्ड इस टाइप चाहे फ्रंट पे नहीं आ रहे, लेकिन सब लोग चाह रहे हैं कि युद्ध किसी भी तरीके से युद्ध रुकना चाहे। लेकिन जिस हिसाब से स्थिति क्रिएट की गई है उस हिसाब से नहीं लग रहा। जैसे हमारे व्याख्यात या पैनलिस्ट अपने सोडी साहब बता रहे हैं कि यूएस में जो जनरल्स वगैरह वो ट्रंप साहब में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि वो ये समझ रहे थे क्या हो रहा। देख लीजिए, ये नई बात नहीं है। ट्रंप साहब का अगर रिकॉर्ड देखेंगे, पिछले साल में कम से कम उसने अपने 30-40 जो उनके राइट लेफ्ट थे उनको वहाँ से हटा दिया, दूसरों को लाया। और दूसरा चीज़ है, ट्रंप साहब को, ये सोडी साहब को भी पता होना चाहिए कि यूएस में एक इकोसिस्टम है जो सारे देश विदेशों में भी अपनी राजनीति ज़बरदस्ती चलाते हैं। आप देख लें, इंडिया में जब हम कश्मीर में जब आतंकवाद से ये पिट रहे थे या उसकी वजह से हम परेशान थे, यूएस से क्या आते थे खबरें, और ये जिक्र कर रहे हैं जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल का, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह का, उनकी जो हेडलाइन मोदी जी के खिलाफ होती थी, क्या हेडलाइनें वो थी जिसपे हमने बहुत बार विरोध किया। ये जो बार बार कोट करना किसी कंट्री के उनके लोगों को, किसी नेता को या किसी को ट्रंप साहब से नाराज़गी हो गया तो वो ऐसा ये करेगा कि अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका के लोग इसमें युद्ध पे भी तो आगे हो जाए, लेकिन उससे पहले भी वो ट्रंप साहब से बड़े नाराज़ है। लेकिन जहाँ युद्ध में जब कोई आप अपनी उतरता है, विचारधारा व्यक्त कीजिए। सोधी सर अपनी विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं और अरविंद जी अपनी। नहीं, मैं कह रहा हूँ जनरल में, क्योंकि हमें ये चीज़ भी देखना पड़ेगा कि हम ये नहीं कह सकते कि ईरान जीत गया तो अमेरिका और इसमें पस्त हो गया। अभी देख लीजिए, अभी जब तक फाइनल सिचुएशन नहीं आएगी किसमें कितना नुकसान हो गया। बाकी जो देश अपने चीफ नेता को नहीं बचा सका, जो इस्लामिक हेड है, अपने सारे कैबिनेट को नहीं बचा सका, अपने बड़े बड़े आर्मी चीफ्स को नहीं बढ़ा सका, वो अमेरिका को क्या क्षति पहुंचाएगा या कितना उसको इजराइल को पहुंचा देगा। अगर इजराइल जिस हिसाब से कह रहे हैं पस्त हो गया, उनके सारी चीज़ें ख़त्म हो गए, अभी भी वो लेबनान के साथ कैसे अटैक्स कर रहा है, यहाँ तक कि आज भी वो लेबनान पे कंटिन्यू कर रहा है अटैक्स। दैट मीन्स ही हैज़ द कैपेसिटी, स्टिल ही हैज़ द कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट द एग्रेसर्स। इसलिए ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जर्नलिज्म क्या चीज़ है कि हमें एक ही साइड पे नहीं जाना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन लोगों के कहीं कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स या कोई पेपर ऐसा हो कि उसको आप कोट करके बता देंगे कि ईरान जीत गया युद्ध में, अब अमेरिका झुक गया। ऐसी सिचुएशन नहीं है। अगर अमेरिका झुक गया होता वो समझता कि ये बातचीत जो हो रही है अच्छा मौका हमारे लिए, हम इससे बाहर निकलने का। या इसराइल ऐसा सोचता, वो भी सोचता चलो हम इतने ये हो गए, कमज़ोर हो गया कि हम युद्ध की स्थिति में नहीं रहे, वो भी इसकी बड़ा वेलकम कर लेता है और वो भी इसमें जंप कर लेता है। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है, अभी सिचुएशन बैड है। पहले ईरान ने जब वो बातचीत करने से पहले उन्होंने क्या कहा कि हमारे अमेरिका यूएस हमारी सारी शर्तें मान गया था शर्तें। ऐसी बातें तो होती रहती है कि हमने जीत गए, हम वो उनको डरा दिया, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। लौट रही मैं आपके पास अरविंद सिंह तेजावत सर, क्योंकि सर ये सिचुएशन जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि सर पेट्रोल प्राइसेस की हम हाइक की बात कर रहे हैं, कई ऐसे गैस स्टेशंस पर भी हम देख रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें भी प्राइस हाइक हो सकता है। और सर जब इस तरीके की नाकेबंदी की बात आएगी तो सर लाजमी है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ेंगे और ग्लोबली इम्पैक्ट हम होने की बात कर रहे हैं। सर ये ग्लोबल इम्पैक्ट की जो सिचुएशन है ये लॉन्ग टर्म, अभी तो हम 6 से 8 महीने की कह रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म कितना ज्यादा प्रभाव डाल सकता है? ट्रंप इस बात को क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए कोई सॉल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है, उसे खुलवाना बहुत जरूरी है? ट्रंप इस चीज को इसलिए सुलझे इनिशिएट नहीं करना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने खुद अपने बयान में कहा कि जिसको हॉर्मुज से ऑयल ले जाना है वो कोशिश करे कि इसको खुलवाए। तो उनकी बात तो ठीक नहीं है, पर बात इतना जरूर है उस बात में कि दरअसल यूनाइटेड स्टेट को इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि बाकी देश इससे सफर कर रहे हैं, उसको खाली इस चीज से फर्क पड़ रहा है कि वह अपना वर्चस्व जो है वह ईरान पे बढ़ा पा रहा है या नहीं बढ़ा पा रहा है।
क्योंकि यूनाइटेड स्टेट को ये पता है कि उसके खिलाफ जाने वाला कोई भी देश नहीं है, जो उसको सोवियत संघ के जमाने में जैसा होता था कि यूएसएसआर उसे हर जगह काउंटर करता था, वैसी हालत ही नहीं है। न चीन जाना चाहता है, न रूस जाना चाहता है, न भारत, न कोई भी, न यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ कोई बयान तक देना नहीं चाहता है। नेटो कंट्रीज भी अभी उसके खिलाफ इतने नहीं हुए कि बिल्कुल उनके खिलाफ चला जाए। तो इसलिए यह यूनाइटेड स्टेट अपनी जिम्मेदारी मानता ही नहीं है। दूसरी बात यह कि तेल की कीमतें बढ़ेगी और लंबे समय तक रह सकती है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि भारत सरकार के यहाँ पे एक दिनों में खास चर्चा चल रही है, और वो है कि जो खासकर तेल की खरीदारी है उससे वो डाइवर्सिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और खाली ईरान से भी उन्होंने तेल खरीदा है, और उसके अलावा भी जो बाकी सऊदी अरेबिया या जिन देशों से पहले भारत खरीदता था, या वह भी संभावनाएं तलाश रहे हैं कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ से हमें तेल का न लाकर हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड से हम तेल खरीद सकते हैं। तो वो सारी संभावनाएं जो है उसकी तलाश की जा रही है। पर इसकी वजह से इतना तो तय है कि पूरी जो विश्व अर्थव्यवस्था है उसमें एक खास तरीके की मंदी आएगी। वो मंदी भले उतनी भयानक ना हो, पर मंदी का असर जरूर दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुरभि जी। ठीक है सर। जे सोडी सर, एक सवाल आपसे ये भी कि सर जब सीज फायर कूटनीति अगर विफल होती है तो इसके बाद मिलिट्री ऑप्शंस के तौर पर अमेरिका के पास क्या कुछ ऑप्शन है, इजराइल और ईरान के पास क्या कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं? सुरभि जी, अगर युद्ध विराम खत्म होता है और उससे पहले कोई लिखित समझौता नहीं होता है तो तीनों पक्षों को पूरा हक है, पूरी आजादी है एक दूसरे पे हमला करने के लिए। लेकिन क्या वो हमला करेंगे? ना ईरान करेगा, ना अमेरिका करेगा, ना इजराइल करेगा। ईरान इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसने दुनिया को बोला हुआ है कि पहला हमला मैंने कभी नहीं किया, हमेशा मेरे पे हमला हुआ है जब बातचीत की बातें हों। क्या इजराइल अमेरिका हमला करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, ना उनमें ताकत है, ना उनमें हिम्मत है। सुरभि जी, मैं इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फॉक्स न्यूज का हवाला देता हूं क्योंकि ये दो अखबार और ये न्यूज चैनल पूरी तरह ट्रंप के साथ खड़ा था। ये तीन मीडिया एजेंसीज ने ट्रंप को पूरा समर्थन दिया। लेकिन जब आप इसमें ही ऐसे एडिटोरियल आ रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम आ रहे हैं जो ट्रंप के खिलाफ है, तो ये साफ दिखाते हैं कि अमेरिका के अंदर ही किस प्रकार से ट्रंप की तरफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देखिए, जब इन्होंने अपने सेनाध्यक्ष को डिसमिस किया 4 अप्रैल को, कभी मिलिट्री हिस्ट्री में नहीं हुआ कि कोई देश युद्ध जीत रहा और अपने सेनाध्यक्ष को बर्खास्त करे। हमेशा ये काम वही देश करता है जो युद्ध हार रहा होता है। आप देखिए, इजराइल में 2 बड़े रक्षा सुधार हुए। मैं दर्शकों का अनुरोध करूं उस पर गूगल करके रिसर्च करें। एक है गिडियन मल्टी ईयर प्लान 2015 में, और दूसरा नूफा डिफेंस रिफॉर्म 2020 में। इन दोनों रक्षा सुधार के बाद इजरायली सेना की ताकत जो पहले की थी बहुत कम हो गई। तभी इजराइल एक छोटे गाजा पट्टी जो 2056 वर्ग किलोमीटर का है उस पर नहीं कब्जा कर पाया 2 साल के युद्ध के बाद। लेबनान पे ठीक है वो कर रहा है, लेकिन क्या वो पूरे लेबनान पे कब्जा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान ने तो बोला हुआ है हम कभी भी अपने ट्रिगर खोल सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री बोला कि हमारा हाथ तो ट्रिगर पे है, ये तो हमें पाकिस्तान ने रोका हुआ है। तो जैसे ये युद्ध विराम खत्म होगा 21 को, तीनों देशों के पास हक होगा लड़ाई करने का। लेकिन जैसे मैंने कहा कि तीनों में से कोई भी देश पहल नहीं करेगा, उनके अपने अपने कारण है जो कि मैंने दर्शकों को एक्सप्लेन की। ठीक है सर, क्योंकि समय का अभाव है इस वजह से आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और आज हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोढी सर जुड़े, अरविंद सिंह तेजावत जी फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, सुशील वकील जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े, और ये हमने समझने की कोशिश की कि वाकई जो ट्रंप इस वक्त चाह रहे हैं क्या वो पूरी तरीके से मुमकिन है? क्या नेवल ब्लॉकेड एकमात्र अब ऑप्शन बचा हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना इतना आसान हो जाएगा, या ईरान कोई और रणनीति, कोई और हथकंडा अपनाएगा? इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए।